नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बस चैनल पर और हम लेकर आए हैं आज की बड़ी खबरें। दिन को चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को भी मेरी तरफ से एक मीठी सी चॉकलेट। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब क्या माहौल चल रहा है। आखिर दिल्ली में अब नया सीएम, नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक ऐसा नाम है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। वैसे आपको पता होगा दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी की धमाकेदार वापसी देखने को मिली और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पीएम मोदी बोले कि अब आएगी केग रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अब नई विधानसभा के पहले ही सत्र में रखी जाएगी केग रिपोर्ट और भ्रष्टाचार की होगी जांच। वैसे दोस्तों अभी दिल्ली में जीत के साथ ही देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर एनडीए की गठबंधन की सरकार बन चुकी है। पीएम मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में 8 राज्यों में चुनाव हुए जिनमें 6 राज्यों में एनडीए जीती और आखिरकार दिल्ली में तो 26-27 साल बाद बीजेपी की वापसी देखने को मिली है। अभी हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा की बेहतरीन वापसी देखने को मिली है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी कितने राज्यों में भगवा या यूं कहिएगा कि बीजेपी की सरकार है। लगभग आधे से भी ज्यादा भारत में अभी एनडीए या बीजेपी सत्ता में है। जहां तक बात करें दिल्ली की तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इस बार भाजपा का वोट शेयर आम आदमी पार्टी से 3.5% ज्यादा रहा, लेकिन 26 सीटें ज्यादा जीती है बीजेपी। आपको पता होगा बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की टोटल और स्पष्ट बहुमत के साथ अब दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के कुछ डेटा भी देखिए आप। टोटल 70 सीटें हैं जिनमें से 48 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। वैसे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को केवल 36 सीटें ही चाहिए थी, लेकिन बीजेपी उससे भी 12 सीटें और ज्यादा जीतकर टोटल 48 सीटों पर जीत हासिल की है। और चुनावी नतीजों के बाद कुछ रिपोर्ट्स देखिए आप। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जहां जहां भी प्रचार किया दिल्ली में वो सभी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। टोटल 12 सीटों पर भगवंत मान प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन सभी पर आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कई चर्चित चेहरे, कद्दावर नेता, खुद अरविंद केजरीवाल जो कि आम आददमी पार्टी के सुप्रीमो फाउंडर है, मुख्यमंत्री भी रह चुके दिल्ली के, वो खुद भी 4000 से ज्यादा वोटों से हार गए नई दिल्ली सीट से। और मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा सीट से 675 वोटों से हारे। सत्येंद्र कुमार जैन ये भी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, ये भी 20,000 से भी ज्यादा वोटों से हारे। अवध ओझा सर जो हाल ही में नए नए आम आदमी पार्टी से जुड़े थे अभी, वो भी 28,000 से ज्यादा वोटों से हारे। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरों में सिर्फ एक ही शख्स ने जीत हासिल की है और वो है आतिशी, जो कि वर्तमान समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। इनके भी वोटों का जीत का डिफरेंस ज्यादा नहीं रहा, 989 वोटों से ये जीती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतने बुरे नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी को सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर कई तरीकों से ट्रोल किया जा रहा है। देखिए दिल्ली चुनाव पर कुछ टॉप सोशल मीडिया के 10 मीम्स, राहुल का 0, तो वहीं रोज डे के बाद लोटस डे, ओझा सर को माया मिली न राम, इस तरह के सोशल मीडिया पर कई यूजर्स जो है मीम्स बना रहे हैं। और कल जो वैलेंटाइन वीक का प्रपोज डे था तो केजरीवाल के लिए लिख रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ा सनी, प्रपोज डे के दिन पब्लिक ने नकारा। केजरीवाल की हार पर कवि कुमार विश्वास ने भी कहा कि दिल्ली को मुक्ति मिली, निर्लज आदमी के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। सिसोदिया के हारने पर उनकी पत्नी भी रोने लगी। और ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों दिल्ली चुनाव में जीत, जश्न और मायूसी की, जहां एक तरफ भाजपा दफ्तर के बाहर मोदी मोदी के नारे लगे तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यालय सुने सुने रहे। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में गठबंधन में होती तो शायद इंडिया गठबंधन 12 सीटें और जीत जाता, तो हो सकता है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना भी बढ़ जाती। खैर बीजेपी ने केजरीवाल समेत दिल्ली के 26 में से 16 किले ढा दिए हैं। जो दिल्ली के जाट बाहुल इलाके थे वहां से सभी की सभी 10 सीटें छीन ली। आम आदमी पार्टी मानो अब बिखर से गई है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बड़ी घोषणाएं की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने बीजेपी की इस जीत को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री बोले कि देश को छल कपट और मूर्खता की राजनीति की जरूरत नहीं है और एक सबसे बड़ा ऐलान किया उन्होंने। दिल्ली में सरकारी नौकरियों को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा का मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली में जीत पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा का उदाहरण दिया और बोले कि बिना पर्ची खर्चे नौकरी नहीं मिलती थी, हम वहां सुशासन लाए और अब दिल्ली में भी ये मॉडल तैयार करेंगे जिससे कि दिल्ली के युवाओं को निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी मिल पाए। ऐसा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय का नारा लगाते हुए की और कहा कि इसे हम दिल्ली की पहचान बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की हार से अन्ना हजारे को पीड़ा से मुक्ति मिली। खैर ये तो चुनावी माहौल चल रहा है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर दिल्ली का अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। वैसे आश्चर्य की बात तो ये रही दोस्तों कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी अनाउंस
नहीं किया था, उसके बावजूद दिल्ली में अच्छी शानदार जीत देखने को मिली है बीजेपी की। खैर अभी दिल्ली के सीएम यानी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा चल रहे हैं। जहां मोदी का इशारा पूर्वांचल की ओर होगा, तो ऐसे में 7 ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली के बादशाह बन सकते हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सत्ता हासिल कर सकते हैं। उन 7 चेहरों में कौन कौन से हैं? एक तो प्रवेश सिंह वर्मा, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा होंगे। दूसरा नाम आ रहा है मनोज तिवारी का, जो कि पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है। तीसरा नाम आ रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा का, ये एक मजबूत पंजाबी सिख नेता है। और चौथा नाम आ रहा है स्मृति ईरानी का, जो कि महिला और अल्पसंख्यक नेता भी है। पांचवा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी की लहर में भी अपनी सीट पर कमल खिलाया। और छठा नाम आ रहा है मोहन सिंह बिष्ट का, जो कि अभी 6ठी बार विधायक बने हैं। और 7वां नाम है वीरेंद्र सचदेवा का, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनकी भी संगठन में अच्छी पकड़ है। तो ये 7 ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किए जा सकते हैं। खैर इन पर आपकी क्या राय है दोस्तों? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, इन 7 में से या और कोई और? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। वहीं देखिए राहुल गांधी ने भी कहा कि लड़ाई अभी जारी रहेगी। दिल्ली में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को करारी हार मिलने पर राहुल गांधी का भी कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। और वैसे अभी दिल्ली में विधानसभा में महिलाओं की संख्या काफी कम हो गई है। 96 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 महिलाएं ही जीत पाई। और दिल्ली के अलावा जो उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुए, तो उसमें भी देखिए अयोध्या की हार का बदला लिया। बीजेपी ने सपा से मिल्कीपुर सीट को छीन लिया है। 61,000 वोटों से सबसे बड़ी जीत हुई यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी की, जबकि सपा प्रत्याशी अपने बूथ पर भी हार गए, है ना। तो ये तो कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, बैंक यूनियनों ने अगले महीने 24 मार्च से 2 दिन तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। 24 और 25 मार्च 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक यूनियनों का कहना कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया तो आंदोलन बड़े स्तर पर शुरू हो सकता है। और ये बैंक कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। देख सकते हैं एक तो प्रमुख मांग है 5 वर्किंग डे सिस्टम लागू किया जाए बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ग्रेच्युटी की सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। ये कुछ प्रमुख मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल की चेतावनी दी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती करने के बाद अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि महंगाई और विकास दर पर सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर काम करेंगे। वहीं भारतीय रुपये की गिरावट के बीच भी आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बाजार तय करता है रुपये की कीमत, रोजाना उतार चढ़ाव से कोई चिंता करने की बात नहीं है। और एसबीआई ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक अगर हमारे देश में महंगाई काबू में रही तो अप्रैल महीने तक ब्याज दरों में एक और कटौती का ऐलान भी कर सकता है रिजर्व बैंक, यानी आम लोगों को महंगे लोन से और राहत मिल सकती है अप्रैल महीने में। ये आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। और दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर भी एक खबर आ रही है कि अभी जो आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, तो इस रेटों में कटौती से विभिन्न क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, खास करके मकान से लेकर वाहनों की बिक्री भी बढ़ेगी। तो रियल एस्टेट मार्केट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आरबीआई ने जो रेपो रेट में कटौती की है, इससे अगर बैंक लोन सस्ते करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाग होम लोन लेंगे, कार लोन लेंगे, तो देश में खपत बढ़ेगी, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी जीडीपी को भी ग्रोथ मिलेगी, है ना। वहीं देखिए आरबीआई बोर्ड के साथ वित्त मंत्री की मीटिंग भी हुई। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में दी गई राहत समेत बजट में लिए गए फैसलों की भी जानकारी दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अप्रैल से कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी कटौती कर सकती है। और अप्रैल में बेरोजगारी के मासिक आंकड़े भी जारी होंगे, क्योंकि दोस्तों जो स्मॉल सेविंग स्कीम है ना, छोटी बचत योजनाएं, उनकी ब्याज दरों में पिछले 1 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, मासिक आय खाता योजना वगैरह वगैरह, जो कई सारी पोस्ट ऑफिस और बैंकों की जो छोटी बचत योजनाएं हैं, तो उनमें वित्त मंत्रालय की ओर से अप्रैल महीने में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना हो गई। जहरीली महुआ शराब पीने से 7 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यह घटना देखी गई। जो अक्सर इस तरह के मामले बिहार में आते रहते हैं, वैसा मामला अभी छत्तीसगढ़ में भी आया है। और वही खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो जीबी सिंड्रोम फैल रहा है, उसके 7 और नए केस आए। अब मरीजों की संख्या बढ़कर 180 हुई। इनमें से 22 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 58 आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है जीबीएस यानी गुइलेन बेरे सिंड्रोम से। और अब तो देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र मुंबई में भी जीबीएस सिंड्रोम का पहला मामला मिल चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के आंकड़े जारी करते हुए सरकार ने कहा कि अगस्त से लेकर अब तक 23 हिंदुओं की जान गई, जबकि 152 मंदिरों पर हमले हुए हैं। सरकार ने लोकसभा में ये आंकड़ों की जानकारी दी। और वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो हाल ही में उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो इस पर भी हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेशी डिप्लोमेट को तलब करते हुए बोला कि हसीना के बयान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने शेख हसीना के बयानों पर जो आपत्ति जताई थी, तो उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह क्लेरिफिकेशन जारी किया। चलिए अगली खबर देखिए, कर्नाटक के बंगलुरु में 15वीं एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। इस सेमिनार में देश की रक्षा तकनीकों पर मंथन होगा। 2 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। वही खबर है, असम सचिवालय के प्रवेश द्वार पर लगाई जाएगी अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। 3-4 दिन तक वो विदेश दौरे पर रहेंगे। और बैंक एफडी पर भी एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। एफडी में निवेश के लिए अब भी बेहतर विकल्प है। केंद्र सरकार ने टीडीएस की सीमा को भी बढ़ा दिया है। दरअसल पैसों के इन्वेस्टमेंट यानी रुपये पैसों के निवेश के लिए बैंक एफडी को एक सबसे बेहतर और
सुरक्षित विकल्प माना जाता है, राइट। और हाल ही में तो आपको पता होगा सरकार ने बजट में भी बैंक एफडी के लिए टीडीएस सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। आम व्यक्तियों के लिए ये सीमा 40 से 50,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो अभी भी अगर आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंक एफडी एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। चलिए साइंस न्यूज से अगली बड़ी खबर देखिए आप। वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके बनाया पहला कंगारू का भ्रूण। जैसे इंसानों में मानवों में जो आईवीएफ तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे होते तो ये तकनीक जानवरों में भी सफल प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा यह अध्ययन किया गया। और खबर है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। इसरो ने सफलतापूर्वक किया क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम इग्निशन परीक्षण और ये टेस्ट गगनयान मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें इसरो को सफलता मिली है। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शुभांशु शुक्ला भी अंतरिक्ष में लहराएंगे भारत का परचम। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे ये IAF के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, बढ़ती गर्मी पक्षियों के लिए बड़ा खतरा बन रही है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से पक्षियों का जीवन प्रत्याशा 63% तक घट गया है। दुनिया भर में औसत तापमान 1 डिग्री तक बढ़ा है, जो कि पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए बड़ा खतरा है। और भारतीय वैज्ञानिकों की एक शानदार खोज देखिए आप, जड़ से मिटेगा अब टाइफाइड। बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रेनों से बचाएगा ये टीका, एंटीबायोटिक की खपत भी घटेगी। जी हाँ, भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है दोस्तों, दुनिया का पहला टाइफाइड का टीका भारत में बन चुका है। प्राइवेट कंपनियों के लिए जारी आवेदन में ICMR ने इस टीके के उत्पादन और आगे के परीक्षण को शुरू करने की भी सूचना दी है। टाइफाइड जो कि एक तरह की विशेष बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, जिसमें कई दिनों तक लगातार बुखार आती है। टाइफाइड को अलग अलग लोकल लैंग्वेज में कई जगहों पर निकाला वगैरह ये भी कहते हैं। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि भारत के वैज्ञानिकों ने आखिरकार टाइफाइड का टीका भी विकसित कर लिया है। कई सालों से इसका परीक्षण और प्रयास चल रहा था टीके बनाने का, लेकिन अब जाकर सफलता मिली है। आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान में पारा 5 डिग्री से भी कम हुआ, फिर से ठंड बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। कुछ राज्यों के हालात देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में तो आज से फिर बदलेगा मौसम। कोटा, उदयपुर, सीकर वगैरह में तापमान 3 डिग्री तक गिरा है। वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए आज भी सर्द हवाओं का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में भी 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई। और पंजाब में भी देखिए पहाड़ी हवाओं ने फिर से ठंड बढ़ाई। हालांकि कोई बारिश वगैरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन आज से पंजाब में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। हिमाचल में भी आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते 5 दिन तक ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। हरियाणा में भी आज और कल बादल छाए रहेंगे, सुबह शाम कोहरा छाने की भी संभावना है। लेकिन अगर तापमान बढ़ा तो गेहूं और सरसों जैसी फसलों को भारी नुकसान होगा। किसानों के लिए भी मौसम विभाग की ये चेतावनी है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। सराफा बाजार पर नजर डालें सोने चांदी के भाव पर, तो देखिए कि क्या सोना 1 लाख के पार जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह में ही सोने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस सप्ताह सोना लगभग 2,500 रुपए से भी ज्यादा महंगा होकर 84,699 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और इस दौरान चांदी के दाम में भी 1858 रुपए का इजाफा यानी बढ़ोतरी देखी गई। पिछले साल 2024 से ही सोने चांदी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2024 में सोना 21% बढ़ा था, जबकि चांदी भी 17% तक महंगी हुई थी। बीते 6 सप्ताह में सोने की कीमतों में 8,000 रुपए से भी ज्यादा का उछाल देखा गया। ऐसे में सोने चांदी में भी निवेश का एक अच्छा मौका हो सकता है। आगे जाकर भविष्य में सोने की कीमतें और बढ़ सकती है। और दोस्तों, बढ़ते सोने की कीमतों के चलते देश के बैंकों में गोल्ड लोन में भी 68% तक की बढ़ोतरी देखी गई। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, LIC कंपनी का तीसरी तिमाही में मुनाफा 16% बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए रहा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, कल सोमवार को ओपन होगा अजाक्स इंजीनियरिंग का IPO। 12 फरवरी तक आप निवेश कर पाएंगे। और सेबी का एक बड़ा एक्शन देखिए, सेबी ने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अस्मिता पटेल समेत 5 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप है कि इन्होंने ठगी के जरिए 53 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। वहीं मार्केट डील पर एक खबर आ रही, BCCI और बायजू के बीच समझौते पर 1 सप्ताह के अंदर अंदर फैसला लेने कंपनियां। NCLT ने NCLT को आदेश जारी किया। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कुछ बड़े फैसले। एक तो डिजिटल धोखाधड़ी पर नकल कसने के लिए बैंक और NBFC वेबसाइट का नाम बदलेगा। मैंने आपको कल इस बारे में जानकारी बताई थी ना कि अब बैंकों और NBFC कंपनियों के जो वेबसाइट, वेब पोर्टल के जो डोमेन एड्रेस होंगे वो बैंक.in और fin.in पर आधारित होंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से साइबर सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए, साइबर फ्रॉड पर धोखाधड़ी कम करने के लिए ये नई डोमेन सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बैंक की या फाइनेंशियल कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। ऐसा है ना। ये नई प्रक्रिया अप्रैल 2025 से शुरू होगी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों कि 3 ऐसे जरूरी नियम जिनको RBI ने 31 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और वो कौन कौन से नियम है, तो उनमें पहला तो ये है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कर्ज
देने के लिए कड़े नियमों का जो प्रस्ताव था, दूसरा डिजिटल जमा के लिए अधिक राशि अलग रखने और तीसरा अपेक्षित क्रेडिट घाटे के लिए एक नई रूपरेखा पेश करने की योजना बनाने का जो नियम था, ये तीनों नियम फिलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं लगभग अगले 1 साल तक के लिए, 31 मार्च 2026 तक। चलिए महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही, बेंगलुरु मेट्रो रेल का किराया 50% तक बढ़ चुका है और ये नया बढ़ा हुआ किराया आज से ही लागू होगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड BMRCL की तरफ से ये किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जो कि आज रविवार से नई कीमतें लागू हो जाएगी। नई सिस्टम के मुताबिक भीड़ भाड़ और सामान्य समय के लिए अब मेट्रो का अलग अलग किराया होगा। अधिकतम किराया जो पहले 60 रुपए था उसको बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ा तूफान आया, 1/4 से ज्यादा डूबे ये 16 कॉइन। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह इन क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 6% तक की। और रेल यात्रियों के लिए खबर है, वंदे भारत में सफर करने वालों को अब भूखे पेट सफर नहीं करना पड़ेगा। अब यात्री सफर के दौरान खाना मंगा सकेंगे और उन्हें रेलवे की तरफ से अच्छी क्वालिटी का भोजन भी दिया जाएगा। IRCTC की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। IRCTC का कहना है कि रेलवे टिकट बुकिंग के समय ही फूड ऑप्शन न चुनने के बावजूद भी यदि आप पका हुआ खाना मंगाना चाहते हैं तो यात्रियों को रेल यात्रा ट्रेन में सफर करते समय ही खाना मिल जाएगा, जो कि रेडी टू ईट फूड से अलग होगा, है ना। चलिए खबर है, 1 मई 2025 से मुंबई में वेब्स समिट की शुरुआत होगी। भारत वैश्विक कंटेंट हब बनने को तैयार है, ये कहना है केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वेब्स 2025 से भारत दुनिया का रचनात्मक केंद्र बनने की नींव रखने जा रहा है। ये विश्व का पहला ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट आयोजित होने जा रहा है भारत में मई 2025 में, है ना। 1 से 4 मई तक चलेगा, ये लोकेशन भी आप देख सकते हैं मुंबई में। और बैंकिंग न्यूज से खबर है, 20 फरवरी से IDFC फर्स्ट बैंक के बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम और इन बदलावों में शामिल है क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट डेट्स, एजुकेशन फी पेमेंट, फ्यूल चार्जेस और ब्याज दरें समेत कई सारे नियम 20 फरवरी से लागू होने जाने हैं। अब ज्यादा डिटेल आप ये देख सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट डेट हर महीने की 20 तारीख होगी। एजुकेशन फीस पेमेंट करने पर 1% प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा और नया फ्यूल चार्ज और रिवाइज्ड सरचार्ज पर भी छूट मिलेगी। और भी ज्यादा डिटेल आप ये देख सकते हैं, ना। चलिए अगली खबर आ रही है, अब इस ID की मदद से उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज आसान होगा, एक क्लिक में निकल जाएगी मरीजों की पूरी हिस्ट्री। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, आजकल देश भर में सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों का पंजीकरण करते हुए एक यूनिक हेल्थ ID कार्ड तैयार कर रही है और इसे आभा ID नाम दिया गया। तो अच्छी बात यह है कि इस ID को बनाने में यूपी आजमगढ़ ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की ये आभा ID कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल के जरिए, 30 सेकंड से भी कम समय में आपका आभा ID कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। चलिए खबर है, MSME को अब आसानी से मिल पाएगा लोन। 40 और सिडबी के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिससे छोटे मझले उद्यमियों को कई बड़े फायदे होंगे। दरअसल 40 ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस समझौते से लघु उद्यमियों को 40 और सिडबी दोनों मिलकर केंद्र और राज्य सरकार की उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आसान तरीके से लोगों को ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल ये पहल राजस्थान राज्य में शुरू की गई है, धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी ये नई पहल शुरू की जाएगी। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए एक तो महाकुंभ में 14 से 17 फरवरी के बीच 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 14 से 17 फरवरी के बीच हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनेगा महाकुंभ में और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी पहुंच गई है। ये रिकॉर्ड कई अलग अलग तरीके के बनाए जाएंगे, जैसे एक साथ सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 14 तारीख को 15,000 सफाई कर्मी स्वच्छता का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर 15 तारीख को 300 कर्मचारी बनाएंगे नदी की सफाई का रिकॉर्ड। 16 तारीख को 1000 ई-रिक्शा चालक देंगे ग्रीन महाकुंभ का संदेश और 17 को बनेगा 10,000 हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड भी, है ना। वहीं रेलवे का भी कहना है कि महाकुंभ में भीड़ बढ़ी तो अब रेलवे ने अलर्ट जारी किया, 10 फरवरी से बदल जाएगी सभी स्टेशनों की पूरी व्यवस्था भी। और दोस्तों कल 10 तारीख को तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज महाकुंभ आ रही है, तो उनके दौरे को देखते हुए नावों के संचालन पर भी रोक लगा दी है। कई सारे रूट पर वाहनों का आवागमन भी बंद रहेगा। बीते दिन भी देखिए महाकुंभ में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ डुबकी लगाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने एक साथ गंगा स्नान किया। चलिए महाकुंभ के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अभी नई दिल्ली में जो पुस्तक मेला चल रहा है उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की 41 नई किताबें। PM युवा 2.0 से युवा लेखकों को भी मिली पहचान। और खबर है बिहार में आशा कार्यकर्ता अब ज्यादा हाईटेक होगी। नीतीश सरकार के नए आदेश से मरीजों को मिलेगी सहूलियत। बिहार सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं को भी पेपरलेस करने के मूड में है और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना MDHY के अंतर्गत अब सब कुछ कार्य मोबाइल ऐप के जरिए होंगे। कागज पेन पेपर का अब कोई काम नहीं रहेगा, है ना। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। पहली शादी कानूनी तौर पर कायम है तो भी महिला दूसरे पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। एक 2005 के पुराने केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। और खबर है दोस्तों जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की मार्केट में लगी भीषण आग, 20 दुकानें जलकर खाक हुई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा राशन। अगर आपका राशन कार्ड ब्लॉक हो गया है तो भी आप उसे तुरंत ऑन करवा सकते हैं वापस गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए। वहीं खबर देखिए झारखंड के रांची में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप सा मच गया, प्रशासन अलर्ट हुआ। कई पोल्ट्री फार्म
होम के सर्वे भी तेज किए गए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए राजस्थान में अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7,500 रुपए हर महीने किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में जाने के बाद राज्य के पुजारियों के लिए ये बड़ी घोषणा की है। और राजस्थान के नागौर की ये अनोखी खबर देखिए जरा। भांजा और भांजी की शादी में ननिहाल वालों ने भरा 3 करोड़ का मायरा। 1.5 करोड़ रुपए तो नकद लेकर पहुंचे 3 मामा, सोने चांदी के गहने और 2 प्लॉट भी दिए। जाट परिवार का ये मायरा था। इतना ही नहीं, गाँव के हर जाट परिवार को चांदी की मूर्तियां भी दी मायरा भरने वालों ने। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए थाली में लेकर पहुंचे हैं। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। खबर है एमपी उज्जैन महाकाल मंदिर में 17 फरवरी से बदलेगा पूजन का समय। शिव नवरात्रि से भोग आरती अब दोपहर 1 बजे और संध्या पूजन 3 बजे से शुरू होगा। वहीं खबर है एमपी उज्जैन में बनेगी देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी भी। 2378 हेक्टेयर जमीन पर सड़क, स्कूल, पार्क निर्माण किए जाएंगे। 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और देखिए एमपी इंदौर में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। वहीं मध्य प्रदेश बैतूल में देखिए पहली बार राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा। आज रविवार को 300 से ज्यादा खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। विजेताओं के लिए 3 लाख रुपए की इनामी राशि भी रखी गई है। और मध्य प्रदेश में पहली बार न्यायालय परिसर में बनी संविधान वाटिका। अशोकनगर जिला कोर्ट में अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। वहीं बिहार से खबर आ रही दोस्तों। अभी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुई है इसमें बिहार के भी 6 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। लक्ष्मी नगर से दरभंगा के अभय और किरारी से मधुबनी के अनिल जीते। बाकी 4 प्रत्याशियों का हाल क्या रहा देख सकते हैं आप। इस टेबल में बिहार के 5 कैंडिडेट्स के नतीजों का ताजा अपडेट। 4 कैंडिडेट जीते और बाकी 2 कैंडिडेट हार गए। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में बिजली कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड सिस्टम लागू होगा। भड़कीले और छोटे कपड़े पहनने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वर्दी न पहनने पर कार्रवाई भी होगी। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। और ठगी की एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक की बेटी से करोड़ों रुपयों की ठगी की गई और उसे निशंक को फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर 4 करोड़ रुपए ठगे। अब मामला भी दर्ज हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी है। मतलब देखिए यार, इतना हाई प्रोफाइल लोगों से भी जब ठगी हो जाती है तो आम आदमी का क्या कहोगे आप। सावधान रहें, सतर्क रहें, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। वहीं खबर है सीएम योगी भी उत्तराखंड में अपने बचपन के स्कूल पहुंचे और बोले कि बाल सभाएं नहीं होती तो मैं भाषण देना नहीं सीख पाता। उन्होंने यहाँ बच्चों को चॉकलेट भी दी। और महाकुंभ पर एक और रिपोर्ट आ रही दोस्तों। देखिए महाकुंभ की आस्था की लहर में अब तक 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। और 2-3 दिन बाद माघ पूर्णिमा भी आ रही है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर भी प्रयागराज में स्नान करने और पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है। वैसे अभी महाकुंभ प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भीषण जाम देखा जा रहा। फिर से मध्य प्रदेश में कई वाहनों को भी रोका गया। वहीं खबर है महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के मंत्री और सांसद भी डुबकी लगाएंगे। रमन सिंह ने न्योता भेजा। 14 फरवरी को स्पेशल ट्रेन भी शुरू होगी। चलिए एजुकेशन के कुछ अपडेट देखिए आप। नीट यूजी के टाई ब्रेकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब रैंकिंग वगैरह कुछ नए तरीके से तय होगी। ये 7 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं दोस्तों। नीट यूजी परीक्षा के लिए नए टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। और इसके अलावा नीट यूजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। 7 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। 4 मई को परीक्षा होगी। पुराने पैटर्न पर ही होगा एग्जाम। और सरकारी नौकरी पर भी खबर है। बिहार में 12वीं पास के लिए 7,989 पदों पर भर्ती निकली है। सैलरी 33,560 तक मिलेगी। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2025 है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों। हुंडई ओराका कॉर्पोरेट एडिशन भारत में लॉन्च हुआ। सेडान में 30 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया। इधर इजराइल ने भी 183 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। वहीं खबर है अमेरिका के अलास्का में जो प्लेन हादसा हुआ था कल ही, उसमें 10 लोगों की जान चली गई। और देखिए दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के जर्जिस्क शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यहाँ 5 महीने में 26,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। 2 गाँव भी रूसी कंट्रोल में लिए गए।